हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई स्टेबिलिटी क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। यदि आप भी 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं और आप भी चाहते हैं 10वीं के एग्जाम पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि मेजनी कौन था। दोस्तों याद रखिएगा, मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसे आसानी तरीके से कैसे याद रखना है, तो दोस्तों एक मेजनी एक ऐसा व्यक्ति था जो एक सेनापति में जो संपूर्ण गुण होने चाहिए वो सभी के सभी गुण मेजनी के अंदर समाहित था। इसके द्वारा 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया गया था और यही वो संस्था थी जिन्होंने इटली के एकीकरण में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने किया था, तो मेजनी ने कब किया था, तो 1831 ईस्वी में किया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए। क्वेश्चन 2 कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। दोस्तों आसान शब्दों में जानिए, 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन संघ का गठन किया था, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। किंतु दक्षिण जर्मन का लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रासा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। आसान शब्दों में जानिए कि बात है 1806 ईस्वी में, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन के तमाम क्षेत्रों को जीतकर और एक राइन राज्य का गठन किया था। इससे क्या हुआ कि जर्मनी में रहने वाले तमाम लोगों में राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ। सभी लोगों के मन में ये सवाल आने लगा कि अब हमें में स्वतंत्र होना चाहिए। किंतु उसी में दक्षिण जर्मन के जितने भी लोग थे वो इस राष्ट्रवाद की भावनाओं का विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रासा दो शहरों ने मिलकर युद्ध के द्वारा उसे दबा दिया, उसे पराजित कर दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी ही महत्वपूर्ण थी। अब आइए अगला सवाल के माध्यम से जान लेते हैं खूनी रविवार क्या है। दोस्तों 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार की महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार की सेनाओं ने अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक उन पर गोलियां बरसाने लगी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए और हजारों मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आसानी तरीके से कैसे याद रखना है, बात है 9 जनवरी 1905 को जब रूस की जितना भी जनता थी ना, देखिए रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, तो 9 जनवरी 1905 को रूस के तमाम जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर और रोटी देने की ऐसे कुछ करके नारा लगाते हुए जार के महल की ओर अर्थात रूस के सम्राट की महल की ओर जा रहे थे। अब जार के सेनाओं को अर्थात रूस के सम्राट के तमाम सेनाओं को लगा कि सभी के सभी जनता विद्रोही बन गई है, तमाम के तमाम जनता सरकार का विरोध करने के लिए आ रही है। वे अपना विरोधी समझकर उन पर लगातार गोलियां की बारिश कर दी, जिसमें कई हजार मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह जो घटना है पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखे। तो दोस्तों कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो सन 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के मेघवा नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीति और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हुए थे। उन्होंने सन 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए थे, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्गविहीन राजविहीन का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अब मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो 1818 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी राइन प्रांत के मेघवा नामक शहर में हुआ था।
उन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब किए थे? तो 1867 या 68 ऐसे किए थे। उनके द्वारा किस पुस्तक की रचना की गई थी? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अगला सवाल कहता है हिंद चीन का क्या अर्थ होता है? तो आसान शब्दों में जानिए। देखिए, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता है। यानी वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया और लाओस, यदि ये तीनों क्षेत्रों को एक साथ मिला देंगे तो जो संयुक्त रूप बनेगा उसे ही हिंद चीन कहा जाता है। क्योंकि वियतनाम और लाओस पे चीन का कब्जा था और कंबोडिया जो था ना, ये भारत के प्रभाव में था। उसके बाद में कहता है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी? दोस्तों, रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई थी। रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफ़ी ही ज़्यादा मजबूत हो गई थी। अब यहीं से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो सन 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति किसने लाया था? तो लेनिन के द्वारा अपनाई गई नीति नई आर्थिक नीति कहलाती है। अगला सवाल, जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, जेनेवा समझौता सन 1954 ईस्वी में साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था, जिसके अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम जहाँ पे साम्यवादियों की सरकार बनी थी, तो दूसरा दक्षिण वियतनाम जहाँ अमेरिकी समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बनी थी। अब मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। जिनेवा समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, साम्यवादी और अमेरिका के बीच में हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल कहता है होची मिन्ह मार्ग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सवाल है, याद रखिएगा। होची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूलभुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती है। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था, किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। आसान भाषा में समझिए। देखिए, होची मिन्ह मार्ग होची मिन्ह के नेता के द्वारा बनाया गया एक भूलभुलैया था। ये लाओस कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था। जब लड़ाई हो रहा था ना, इसमें बहुत सारे अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आके मिलती थी। अमेरिका लड़ाई जब हो रहा था अमेरिका से एक वियतनाम कंबोडिया को, तो अमेरिका बार बार इस भूलभुलैया को नष्ट कर देता था, नेस्तो नाबूद कर देता था। किंतु वियतनामी इतने मजबूत थे, इतने तेज बुद्धि के थे कि रातों रात उसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। अगला सवाल कहता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थितियों से संबंधित है। अंग्रेज किसान से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः गांधी जी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। अब आसान शब्दों में जानिए, बात है 1917 ईस्वी की, जब चंपारण में जितने भी किसान हुआ करते थे, सभी किसानों से अंग्रेजी सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवाया करता था। अब नील की खेती करवाने के कारण क्या होता था कि उनकी ज़मीन बंजर हो जाती थी। दूसरे बागान मालिक ने लगान में काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान जो थे वो काफ़ी ही ज़्यादा परेशान थे। अतः महात्मा गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर चंपारण आए और चंपारण आकर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। और यही वो जो सत्याग्रह है, जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला सत्याग्रह जो था ना महात्मा गांधी का, वो सबसे पहले चंपारण जिला, जहाँ से हम खुद बिलोंग करते हैं, मेरा भी घर पूर्वी चंपारण जिला मोतिहारी में ही पड़ता है, और चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की वो शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश सरकार को आगे झुकना पड़ा था और जितने भी किसान थे उन सभी किसान को दयनीय स्थितियों का समाधान भी हुआ। अगला सवाल कुछ में दर्ज करता है राजनीतिक दलों के काज बतावे। ये दोस्तों, राजनीतिक दलों के कौन कौन से काज होते हैं, आसान भाषा में जानिए। राजनीतिक दलों के प्रमुख काज निम्नलिखित हैं। पहला काम है चुनाव में भाग लेना, बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करना, लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना तथा उसे कार्यान्वित करना, सरकार पर दबाव बनाए रखना। फिर से सुनिए, राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य चुनाव में भाग लेना। अब चुनाव में भाग लेगा तो जाहिर सी बात है बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करेगा। लोकमत का निर्माण करना, लोक कल्याणकारी योजना बनाना और उसे कार्यान्वित करना,
सरकार पर दबाव बनाए रखना, ये सभी के सभी जो कार्य हैं ये राजनीतिक दल के कार्य हैं। अब अगला सवाल करता है, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, यह सनातन सत्य है कि राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं जो बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन भी करते हैं, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है और साथ ही जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। राजनीतिक दल जनता के लिए लोक कल्याणकारी योजना बनाती है और इसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। इन्हीं सब कार्यों को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। आसान शब्द देखिए, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है, इसलिए क्योंकि राजनीतिक दल ही चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं और बहुमत प्राप्त कर सत्ता का संचालन करते हैं, और जिस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है वह विरोधी दल की भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल ही जनता की समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करती है और साथ ही जनता की मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का भी सहारा लेती है। दोस्तों, राजनीतिक दल लोक कल्याणकारी योजनाएं बनाती है और इसे कार्यान्वित भी करती है। इस प्रकार राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच में कड़ी का काम करती है। इन्हीं सब कारणों के कारण राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है, चिपको आंदोलन क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, चिपको आंदोलन वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के उद्देश्य से सुंदरलाल बहुगुणा और चड्ढी प्रसाद यादव के द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इस आंदोलन से जुड़े लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने वाले को मारकर भगा दिया करते थे। अब यहाँ से मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा करना था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अर्थात चिपको आंदोलन किसने चलाया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।